Recording in progress. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉल कंपनीज अंडर कंपनी लॉ। तो स्मॉल कंपनीज कौन सी कंपनीज है और स्मॉल कंपनीज को क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 85, जहां पर बेसिकली बताया गया स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी other than a public company. तो इट मींस एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती अंडर कंपनी लॉ। तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी को हम स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर रखेंगे। उसके बाद बताया गया कि अब पब्लिक कंपनी के अलावा हमारे पास बच जाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम क्या मानेंगे, स्मॉल कंपनी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है। अगर वो कंडीशन फुलफिल करेगी तभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या मानी जाएगी, एक स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल कंपनी के लिए बताया गया कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई अदर हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 50 लाख से ज्यादा इस लिमिट को बढ़ा सकती है। दैट मीन्स वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या होगी, उस लिमिट से ज्यादा नहीं होगी। तो अब यहां पर कहा गया कि जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह लिमिट इंक्रीज करके अब जो है 4 करोड़ रुपीज कर दी गई है। दैट मीन्स वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए या उससे कम है वो क्या कहलाएगी, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज यहाँ पर कहा गया है कि 50 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट यह लिमिट इंक्रीज कर सकती है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने इस लिमिट को इंक्रीज कर 4 करोड़ रुपीज कर दिया है। ये भी हम देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन इशू की गई जिसमें यह लिमिट क्या कर दी गई, 4 करोड़ रुपए कर दी गई। और कहा गया कि गवर्नमेंट यह जो लिमिट इंक्रीज कर सकती है यह मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज तक इंक्रीज कर सकती है। और उसके अलावा कहा गया एंड, यहाँ पर इस वर्ड पर आपको जो है बेसिकली ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एंड। टर्नओवर जो है कंपनी की वो एक्सीड नहीं करेगी 2 करोड़ रुपए को। तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये जो 2 करोड़ रुपए है, इस 2 करोड़ रुपए की लिमिट को इंक्रीज कर 40 करोड़ रुपीज कर दिया गया है, 40 करोड़ रुपए। क्योंकि यहां पर भी कहा गया कि इस 2 करोड़ रुपए की लिमिट को इंक्रीज कर दिया जा सकता है, सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ जहां पर भी आपको एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स मिलते हैं तो मैंने आपको बताया है आपको क्या करना है, रूल्स रेफर करने हैं। तो हम देखेंगे रूल्स के अंदर बताया गया है कि ये जो 50 लाख रुपीज की जो लिमिट है इसको इंक्रीज कर 4 करोड़ रुपीज कर दिया गया है, और जो ये 2 करोड़ रुपीज की टर्नओवर लिमिट है इसको इंक्रीज कर 40 करोड़ रुपीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट यह टर्नओवर की जो लिमिट है मैक्सिमम 100 करोड़ रुपीज तक इंक्रीज कर सकती है इन फ्यूचर। तो इसका मतलब स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी मानी जाएगी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ रुपए तक हो और जिसकी पेड अप कैपिटल क्या हो, 4 करोड़ रुपए तक हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोनों ही कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। तो यहाँ पर हम केस 1 एंड केस 2, तो पेड अप कैपिटल जो है इस कंपनी की और जो टर्नओवर है, मान लीजिए पेड अप कैपिटल जो है वो पेड अप कैपिटल कंपनी की है 1 करोड़ रुपीस, और जो टर्नओवर है वो है
42 करोड़ रुपीस। तो क्या ये एक स्मॉल कंपनी मानी जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, और टर्नओवर 40 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। अगर कोई भी एक लिमिट एक्सीड कर जाती है तो वो एक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। सिमिलर वे में मान लीजिए पेड अप कैपिटल है 4.5 करोड़ रुपीस और टर्नओवर है लेट से 10 करोड़ रुपीस, तो क्या ये एक स्मॉल कंपनी मानी जाएगी? द आंसर इज नो। रीजन बीइंग यहाँ पर पेड अप कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो चुकी है 4 करोड़ रुपीस से ज्यादा, तो ऐसे में यह एक स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। तो केस 3 है हमारा। लेट से पेड अप कैपिटल है 3.5 करोड़ रुपीस और टर्नओवर है हमारी 38 करोड़ रुपीस, तो क्या एक स्मॉल कंपनी मानी जाएगी? द आंसर इज यस, क्योंकि पेड अप कैपिटल भी विद इन लिमिट है और टर्नओवर भी विद इन लिमिट है। अब बात आई कि जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर कौन से पीरियड के लिए हमें चेक करनी है। तो यहाँ पर बताया गया as per profit and loss account for the immediately preceding financial year। तो जो भी पिछला फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर आपको चेक करनी है, और वो टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, तो लेट्स से अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो इसके लिए हमें चेक करने के लिए कि कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में स्मॉल कंपनी होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जो टर्नओवर है वो हमें चेक करनी होगी, क्या वो 40 करोड़ रुपए तक है। अगर वो 40 करोड़ रुपए तक है तो स्मॉल कंपनी बन सकती है, अगर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। तो अब बात आई कि ये लिमिट जो है कहाँ बताई गई है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा सेक्शन 2 क्लोज 85 में मिनिमम लिमिट बताई गई और मैक्सिमम लिमिट बताई गई। आप देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल के लिए मिनिमम लिमिट जो है 50 लाख रुपीस और हायर लिमिट जो है 10 करोड़ रुपीस। टर्नओवर के लिए मिनिमम लिमिट 2 करोड़ रुपीस, हायर लिमिट 100 करोड़ रुपीस। लेकिन एग्जैक्ट जो लिमिट है वो बताई गई है रूल्स में। तो आपको क्या करना है? रूल्स को रेफर करना होगा। द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस डिटेल्स रूल्स 2014, जहां पर बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लोज 1 एंड सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज 85 of section 2 of the act, paid up capital and turnover of small company shall not exceed rupees 4 crore and rupees 40 crore respectively। respectively means first पेड अप कैपिटल की 4 करोड़ रुपीस की लिमिट और सेकंड टर्नओवर के लिए 40 करोड़ रुपीस की लिमिट यहाँ पर बताई गई। ये लिमिट अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप एक स्मॉल कंपनी बनेंगे, अदरवाइज आप जो है एक अदर देन स्मॉल कंपनी रहेंगे। तो अगर मान लीजिए एक कंपनी का स्टेटस स्मॉल कंपनी हो जाता है तो ऐसे में उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली जो स्मॉल कंपनी होगी उसके जो कंप्लायंस बर्डन्स हैं उनको कम कर दिया गया है। कंप्लायंस बर्डन्स क्या क्या कम किए गए हैं, इसके लिए बेसिकली आप देखेंगे कि जो कंपनीज होती है जिन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट एक जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करनी होती है। तो यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई कि इन केस ऑफ ए स्मॉल कंपनी नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, वो आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है और इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं हो। सेकंड जो बताया गया कि इन केस ऑफ कंपनीज एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती है, और एनुअल रिटर्न्स के केस में जो स्मॉल कंपनी होगी उनको एब्रिज्ड एनुअल रिटर्न बेसिकली समराइज्ड एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। उन्हें जो है एनुअल रिटर्न वो डिटेल में जो है फाइल नहीं करनी होगी। इसके अलावा जो है इन केस ऑफ अदर देन स्मॉल कंपनी के अलावा जो बड़ी कंपनीज है उन्हें जो है ऑडिटर रोटेशन मैंडेटरी है। दैट मींस वो ज्यादा से ज्यादा
5 इयर्स के लिए किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। आफ्टर 5 इयर्स वो सेम ऑडिटर को जो है अपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन स्मॉल कंपनी में यह रिलैक्सेशन दी गई है कि जो कंपनी है वो सेम ऑडिटर को मोर देन 5 इयर्स के लिए कंटिन्यू कर सकती है। इसके अलावा जनरली एक कंपनी को एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग, 4 बोर्ड मीटिंग जो है इन ए फाइनेंशियल ईयर वो जो है करनी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई कि स्मॉल कंपनीज के केस में आप 2 बोर्ड मीटिंग्स भी करते हैं तो भी ये एनफ होगा। होल्डिंग ऑफ ओनली 2 बोर्ड मीटिंग इन ए ईयर। इसके अलावा जो स्मॉल कंपनी का जो ऑडिटर है उसको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर जो है रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो बड़ी कंपनीज के केस में जो ऑडिटर है उनको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर भी जो है अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। एन ऑडिटर ऑफ ए स्मॉल कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इट्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। इसके अलावा स्मॉल कंपनीज की जो पेनल्टीज है, जो लेट फीस है, वो अदर देन स्मॉल कंपनीज के कंपैरिजन में कम रखी गई है। और एनुअल रिटर्न के केस में जो है कंपनी सेक्रेटरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कर दिया गया है। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर भी जो है वो एनुअल रिटर्न को साइन कर सकते हैं और एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है स्मॉल कंपनीज को बेनिफिट्स है। तो ऐसे में जो है कंपनीज चाहेंगी कि उनका स्टेटस जो है वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस बन जाए, जिसकी वजह से उन्हें बेनिफिट्स मिल जाए। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा, अगर वो डेफिनेशन की जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स को फुलफिल करते हैं, उन विद इन द लिमिट्स उनकी पेड अप कैपिटल है और टर्नओवर है, तो ऐसे में उन्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा। अदरवाइज स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिनमें कहा गया है कि जो होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। इसके अलावा जो सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। और इसके अलावा कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप LIC है, फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी बैंक्स हैं, और इस तरह की कोई भी कंपनी जिसके लिए कोई स्पेशल एक्ट जो है, कोई स्पेशल कानून जो है वो बनाया गया है और उस एक्ट के तहत वो कंपनीज गवर्न की जाती हैं, तो वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते। तो ये बेसिकली स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन है और बेनिफिट्स है। जब हम देखेंगे कि एनुअल रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, कैसे जो है कंपनी अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स में फाइल करता है, तो अब हम देखेंगे कि वहां पर स्मॉल कंपनीज को अलग से जो है वो बेसिकली बेनिफिट्स दिए गए हैं, रिलैक्सेशन दी गई है। तो जब हम अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को कैसे अपलोड करेंगे, तो वो वहां पर भी हम देखेंगे कि वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक स्मॉल कंपनी है या फिर अदर देन स्मॉल कंपनी है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है और स्मॉल कंपनीज को क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं।